बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंटी टेस्ट का लेक्चर जो है लास्ट हमारा 7 था, उसमें मैट्रिसेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। अब उसी चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 8 आज हमारा चलेगा एंटी टेस्ट नजफ सेशन का। इसमें चैप्टर 3 का कुछ थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, वो हम कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 में हमने 3.4 तक का काम किया था, बीच में एक इन्वर्स का टॉपिक रह गया था, वो हम आज पढ़ लेते हैं। इन्वर्स का जो आइडिया है वो 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि 9th क्लास में 2x2 के मैट्रिसेस का इन्वर्स था, यहाँ थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और 3x3 के भी इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लें कि इन्वर्स फाइंड करने के मेथड कितने हैं। तो मेथड जो है नंबर 1 अगर पहले नंबर पे लिखें तो हमारे पास कोफैक्टर्स मेथड है, और ये आपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। फिर दूसरा हमारे पास मेथड है जिसे हम कहते हैं बाय रो ऑपरेशंस। ये मेथड आपका 9th क्लास के लेवल पे नहीं था, अभी फर्स्ट ईयर के लेवल पे आप लोग 3.4 में ये पढ़ते होते हैं। और थर्ड जो हमारे पास मेथड है ये है बाय कॉलम ऑपरेशंस। बाय कॉलम ऑपरेशंस, तो ये 3 हमारे पास मेथड हैं, कोफैक्टर्स, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। ये तो अंडरस्टूड बात है कि कभी आपके MCQs में ये रो और कॉलम ऑपरेशन वाला क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपने इन्वर्स को टिक करना होता है, और ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि जो भी आपके पास शॉर्टेस्ट वे है इन्वर्स को टिक करने का वो आप अडॉप्ट करें। तो सिर्फ इतना आपको बता दूं कि ये जो पहले वाला कोफैक्टर्स मेथड है इसका फार्मूला और इसमें जो एडजॉइंट होता है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यूजुअली जब हम इन्वर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो एक कंडीशन लगाते हैं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये 0 ना हो तो जब हम डिवीजन करते हैं तो 0 अगर डिवीजन में आ जाए तो उसको अनडिफाइंड कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 ना होने का मतलब है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल होने के लिए ज़रूरी है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ़ इट इज़ नॉन सिंगुलर। ये तो बात क्लियर होगी। फिर मैंने जिस तरह बात की अभी कि हम इन्वर्स का जो कोफैक्टर मेथड है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एडजॉइंट यूज़ होता है। तो मैं लिखता हूँ कि जब हम A इन्वर्स निकाल रहे होते हैं तो एक बेसिक सा फार्मूला ये होता है जो कोफैक्टर्स वाला है कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू हमारे पास आता है एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट से आप फेमिलियर हैं, 2x2 का भी, 3x3 का भी, 4x4 का भी, इवन उससे फेमिलियर हैं आप। एडजॉइंट का जो मेथड आप 9th क्लास में पढ़ते थे, आप लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद यहाँ जो मेथड 3x3 के लिए होगा वो उससे डिफरेंट है। हालांकि ये भी दोनों मेथड डिटर्मिनेंट की तरह सेम ही है, सिर्फ आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं ली होती, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो मैं लिखता हूँ जैसा कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स अगर 2x2 का हो, जैसे A B C D, तो आप जब उसका एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट आपके पास वैसे तो प्रॉपर वे तो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ मेथड वो क्या था, ये आप सारे जानते हैं कि आप डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज किया करते थे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज किया करते थे। जैसे आप A और D की प्लेस चेंज कर देंगे और B और C के आप साइन चेंज कर देंगे। ये एक प्रॉपर वे है, लेकिन उस वक्त आपको सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप इन दोनों की प्लेस और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। जब हम 3x3 पे आते हैं तो मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या 3x3 का भी डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड होगा, तो बहुत सारे लोग आंसर करेंगे नो सर, उसका डिफरेंट मेथड है। हालांकि आप याद रखें ये वाला मेथड और वो वाला मेथड एग्जैक्टली सेम मेथड होंगे, सिर्फ आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा। तो अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि डिटर्मिनेंट असल जो एडजॉइंट है वो असल में होता क्या है। तो मैं यूँ लिखता हूँ डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन ये कहती है हमें कि एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे इसको भी,
डिफाइंड एज के बाद आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखें क्या चीज़ होती है, ये होता है ट्रांसपोज। किस चीज़ का? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। यानी क्या होगा असल में कि आप अगर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। किस चीज़ का ट्रांसपोज? कोफैक्टर्स मैट्रिक्स जो होगा, कोफैक्टर जो ए के फाइंड करके एक मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो आपके पास ए का एडजॉइंट होगा। तो अभी इसको मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ। जैसे ये देखें, ये आपके पास ए था, तो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मुझे इस ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है, तो आप ये देखें कि अगर मैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिखूंगा तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है। तो उसका कोई भी नाम रखेंगे, पहले लिखते हैं हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। इसको डिनोट कर लेते हैं किसी और सी से डिनोट कर देते हैं। इट कंटेन्स ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब वो कैसे होगा देखें, यहाँ लिखते हैं, ये एक मैट्रिक्स बना लिया हमने जिसमें हमने क्या रखने हैं, कोफैक्टर्स। अब ए के देखें एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 4 कोफैक्टर होंगे। पहले वाले का क्या नाम रखते थे आप, A11, फिर A12, फिर A1, यहाँ पे आ जाएगा A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो। ये लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कैपिटल जो लेटर्स ए होता है उससे डिनोट करें तो वो कोफैक्टर्स होते हैं। अब A11 क्या है, बेसिकली A11 होगा इसका कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे आप, किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर दें और साथ -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 लिख दें। तो आप ये जानते हैं कि जब मैं लिखना शुरू करूँगा तो ये देखें जो सी मैट्रिक्स वो कैसे बनेगा। देखें जब मैं कोफैक्टर लिख रहा हूँगा A11 तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट करें तो D बचता है पीछे। तो और चूँकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है यानी 1 + 1 2 है, इवन है, तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर जब हम A12 की बात करेंगे, A12 क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करें, पीछे C बचता है सिर्फ। अब यहाँ C आ गया, लेकिन चूंकि ये 1 + 2 3 है, ऑड नंबर है, तो ये C क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर आते हैं इस पे A21। A21 का मतलब है इसका कोफैक्टर, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट करें तो पीछे B बचता है। अब चूंकि ये भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3 ऑड नंबर है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। और A22 लिखें तो इसका D का कोफैक्टर है, ये रो और कॉलम डिलीट करें तो A बचता है, और 2 + 2 4 है, तो ये पॉजिटिव आएगा। ये आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर होता है इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा ए का एडजॉइंट। अब इसका ट्रांसपोज लें आप, सो C ट्रांसपोज, तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये नहीं। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये वाला एडजॉइंट और ये वाला एडजॉइंट सेम है, तो देख सकते हैं आप सेम है। तो ये था प्रॉपर डिफाइंड मेथड इसका, जो आप 2x2 3x3 4x4 हर एक में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 9th क्लास में आपको ये बात इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि आपका मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं होता कि आप इस टेक्निकल वे से इसको समझें। तो आप लोगों की आसानी के लिए जो टीचर्स हैं वो कैसे बताते हैं कि आप फर्स्ट और लास्ट की प्लेस चेंज करें, सेकंड थर्ड के साइन चेंज कर लें। हालांकि अगर ये मेथड आपने उस वक्त पढ़ा होता तो आप फिर उसको किसी भी ऑर्डर के लिए अभी भी समझ सकते थे। तो अब क्लियर होगी आप लोगों को बात कि 2x2 और 3x3 और 4x4 सब का एडजॉइंट निकालने का मेथड यही वाला है कि आप मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट बनाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको रिवाइज़ करवाना ज़रूरी थी। तो ये आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज, जो कि असल में एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। लें जी, अब इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं। सिर्फ मैं एक छोटी सी एग्जांपल इनवर्स को ट्रेस करने के हवाले से आपके सामने लिख देता हूँ, ताकि अगर पेपर में कहीं एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का कहा गया तो आप कितना जल्दी उस इन्वर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। और उस एग्जांपल से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि एक आध रिज़ल्ट आप लोगों को बता दूँ जो कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट के साथ लिंक होता है। तो ये एक नोट अपने पास आप लोग लिख लें कि जब भी आपसे कहा जाए
कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो ये याद रखना है, ये ए का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी पावर n-1 के बराबर होगा। वो कैसे होगा ये n-1 के बराबर? ये इस तरह से आपने याद रखना है कि n यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ ए जो है ये अगर n क्रॉस n है, तो यूजुअली अगर एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो तो हम कहते हैं वो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। तो 3 क्रॉस 3 नहीं कहते, सिर्फ 3 कह देते हैं। तो जितना ऑर्डर होगा उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो अगर डिटर्मिनेंट कितनी बार लें तो ये बनता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब ऐसा हो सकता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसका डिटर्मिनेंट बता दिया जाए और ये कहा जाए कि आप उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो बजाय इसके कि अगर वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो और हम 3 क्रॉस 3 के एडजॉइंट की तरफ चलना शुरू हो जाएं, तो एडजॉइंट निकालना अच्छा खासा लेंथी काम है। तो प्रॉपर्टी ये याद हुई तो आप एडजॉइंट की बेस पे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं और ए की बेस पे एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इन्वर्स के एग्जांपल लिख देता हूँ और फिर इस टॉपिक को क्लोज करके आगे चलते हैं। ये मैंने इन्वर्स से रिलेटेड एक एग्जांपल या एक MCQ बनाया आप लोगों के लिए ताकि आपको ये अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दें कि जब भी इन्वर्स फाइंड करना हो 3 क्रॉस 3 का तो हम कितना जल्दी पिक कर सकते हैं। आप सारे लोग जानते हैं कि जो कैंडिडेट है सारा MCQs बेस्ड होता है, यहाँ प्रॉपर मेथड नहीं देखा जाता, बस आपने शॉर्टेस्ट वे से आंसर को ट्रेस करना होता है। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और आपने इसका इन्वर्स बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। आप सारे जानते हैं कि इन्वर्स निकालना एक लेंथी प्रोसीजर है, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में और पिंडी बोर्ड में बनता है आपका और बाकी बोर्ड्स में भी, जिसके लिए पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, फिर उसके बाद एडजॉइंट, अगर आप कोफैक्टर मेथड लगाते हैं तो आपको सारे कोफैक्टर पहले फाइंड करने पड़ते हैं। इसी तरह रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन मेथड लगाएं तो काफ़ी ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। हम यहाँ पे इसके एक शॉर्टकट भी पढ़ते हैं जिससे आप कम से कम 15 से 20 सेकंड में आसानी से ट्रेस कर लेंगे कि कौन सा इसका इन्वर्स है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, कम से कम टाइम में क्या करना है आपने, आप लोग ये याद करें कि जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है फ्रॉम आइदर साइड, लेफ़्ट से या राइट से, तो आंसर आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आने का मतलब क्या होता है कि उसमें अगर वो 3 क्रॉस 3 का है तो उसका स्टार्ट 1 0 0 से होगा, फिर 0 1 0 से और फिर 0 0 1 से। और आप ये भी जानते हैं कि पहला एलिमेंट कब बनता होता है, जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से। तो थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज करते हैं कि जैसे आपने इन्वर्स फाइंड करना, अगर ये वाला इसका इन्वर्स है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये इन्वर्स है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो फर्स्ट रो है इसको इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखें बस। अगर ये आइडेंटिटी यानी 1 के इक्वल आ जाता है तो ये इसका इन्वर्स होगा। तो ये बड़ा आसान सा काम है, हार्डली आपके 5-7 सेकंड लग रहे हैं। ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय -6/7 करें तो ये आता है -12/7 और ये यूजुअली फ्रैक्शन तकरीबन सेम होती है सबकी। फिर आप लोग मल्टीप्लाई करें 5 को किससे, 4/7 से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ 5 × 4/7 करें तो 5 4 20/7 हो जाएगा। और -1 × 1/7 करें तो ये आ जाएगा -1/7। अब ज़रा आप इन तीनों का सम करें। मैंने कहा कि फ्रैक्शन यूजुअली आपको सेम मिलती है, ज़रा इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो 20 और -12 करें कितना आएगा, 8 8 - 1 7, तो ये आ गया 7/7 = 1। तो 1 बन गया, इसका मतलब है ये इसका इन्वर्स है। तो ये बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म है आपका, जो 5 या 6 मिनट का, इवन 10 मिनट का भी क्वेश्चन समटाइम बन जाता है। इतना जो लेंथी क्वेश्चन था वो आपने 15 से 20 सेकंड में गैस कर लिया कि इसका कौन सा आंसर है। तो इन्वर्स का टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा काम है उसकी तरफ। 3.5 स्टार्ट करते हैं। उसमें मैट्रिसेस की बेस पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना होगा। लेकिन 3.5 स्टार्ट करने लगे हम। एंटीटेस्ट के हवाले से देखना है इसमें क्या काम है। ये चैप्टर 3 का बस आखिरी पोर्शन रह गया हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। इससे पहले 9th क्लास में आपने सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस, जो कि 2 वेरिएबल्स में था। तो 2 वेरिएबल्स तक अगर लीनियर इक्वेशन हो तो वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, लेकिन जब 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन आ जाए तो वो रिप्रेजेंट करती है प्लेन को। तो 3 वेरिएबल्स वाली 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है कि 3 जो प्लेन्स हैं आपके पास कोई से भी,
उन तीनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन डिस्कस हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है और इसका मतलब है कि प्लेन्स की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके MCQs में कभी ये बात आ सकती है कि कहीं लिखा हुआ आ जाए x + 2y + z = कोई भी नंबर हो सकता है या ज़ीरो कर ले, और ये कहा जाए कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि अगर ये 2 वेरिएबल्स तक होता तो ये लाइन थी, स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब ये क्या होगा, प्लेन। तो इस हवाले से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये प्लेन को शो करता है। तो ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको आपके साथ शेयर कर दिया मैंने। अब सोल्यूशन की तो आप बात जानते हैं कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसका सोल्यूशन कहते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब होता है जब आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस हो, और लीनियर इक्वेशन तो आप जानते हैं कि जिसमें हर टर्म की डिग्री जो है वो क्या हो, 1। इसका मतलब ये हुआ यानी 1 से ज़्यादा डिग्री ना हो, जहाँ भी वेरिएबल नज़र आए उसकी डिग्री क्या हो, 1। तो डिग्री 1 वाली इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और 3 वेरिएबल्स का मतलब है कि 3 वेरिएबल होंगे इसमें। तो अब हम देखते हैं कि जो सिस्टम है 3.5 के अंदर पर्टिकुलरली वो कितनी तरह के हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इन शॉर्ट हम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स कर देते हैं। नंबर 1, पहला जो सिस्टम है आपके पास, इसे हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम। और दूसरा सिस्टम हम पढ़ते हैं जो होता है हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम। तो ये मैंने कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए पार्टीशन ड्रा कर दिए ताकि दोनों सिस्टम्स को आप अलग अलग स्टडी करें और उनमें डिफरेंस समझ आए आपको। अब ज़रा होमोजीनियस का वर्ड देख लेते हैं, ये क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर होना, यानी होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो। जैसे ये देखें, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, तो हम कहते हैं ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ 2 कर देता तो अब 2 डिग्रीज तो 1 है, 1 डिग्री 2 है, इसका मतलब अब ये होमोजीनियस नहीं रही। और कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होती है कि जिस इक्वेशन के राइट पे 0 लिखा होगा वो होमोजीनियस होगी। ऐसा नहीं है, हर टर्म की डिग्री सेम होना भी ज़रूरी है। 0 तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो, और वो सेम डिग्री 1 होगी तो हम उसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और नॉन होमोजीनियस का मतलब ये हो गया कि जिसमें एक तो आप ये समझ लें कि डिग्री डिफरेंट भी हो सकती है, और दूसरी बात है कि उसके राइट साइड पे 0 नहीं होगा। हर इक्वेशन के राइट साइड पे 0 ना हो तो फिर हम कहते हैं वो होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अब यूजुअली मैट्रिसेस की लैंग्वेज में क्या होता है कि इसको हम लिखते हैं AX = B, और इसको हम लिख रहे होते हैं AX = O। O का मतलब यहाँ नल मैट्रिक्स है, और ये B जो होता है ये चूँकि राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसकी राइट हैंड साइड 0 होगी वो एक 0 मैट्रिक्स बनाएगी जिसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड 0, उसकी राइट हैंड साइड पे कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स लिखा हुआ होगा। हमें यहाँ डिस्कस करना है कि इनके कितनी तरह के सोल्यूशन पॉसिबल हैं जो आपके MCQs में आने, क्योंकि पर्टिकुलरली हम MCQs के लिए ही डिस्कस करना चाह रहे हैं इसको। तो पहली बात तो आप याद रखें कि इसके जो सोल्यूशन के केसेस हैं वो कितने हैं। तो मैं नीचे इसके लिखता हूँ जो केसेस बनते हैं हमारे पास। इसका जो केस 1 है वो याद रखें। केस 1 ये है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, जैसे कि आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, डिटरमिनेंट 0 ना हो तो आप ये कहते थे सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब हम उसको ज़रा ज़्यादा प्रिसाइज और प्योरीफाई करके कहते हैं कि जब डिटरमिनेंट 0 ना हो तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक का मतलब है कि x और y और z की सिर्फ एक वैल्यू होगी आपके पास। तो मैं लिख देता हूँ कि डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो सिर्फ इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर केस 2 की तरफ आते हैं, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, यहाँ थोड़ी सी नई बात आपको सीखने को मिलेगी। वैसे 9th क्लास तक आप ये कहा करते थे कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब आप आ जाते हैं हायर लेवल पे तो आपको चीज़ें ज़्यादा ब्रॉडर विजन में देखनी होती हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 भी हो जाए
तो तब भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो सोल्यूशन यूनिक नहीं होता। तो मैं इसलिए लिखता हूँ कि डिटरमिनेंट ज़ीरो होने का मतलब होगा कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। वो टू पॉसिबिलिटीज़ कौन सी होंगी देख लें, मैं यहाँ लिखता हूँ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। वो दो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं आपके पास। नंबर 1, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, जो आप वैसे भी जानते हैं कि सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। और दूसरा ये हो सकता है कि सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो इन्फिनिट आ जाए आपके पास, इन्फिनिट सोल्यूशन। तो ये आपके सामने थोड़ा सा नई बात आई है कि जब डिटरमिनेंट ज़ीरो हो तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और वो इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। मैं अभी आपको इसकी एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाए। वैसे एक्सरसाइज के अंदर अगर आप देखें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.5 का 6 है, जिसमें नॉन होमोजेनियस सिस्टम का डिटरमिनेंट ज़ीरो रखा जाता है और लिखा होता है कि सिस्टम डज नॉट पोजेसेस अ यूनिक सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन यूनिक नहीं है। तो यूनिक ना होने का जो कम्प्लीमेंट है वो इन्फिनिट सोल्यूशन होता है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, जिसमें सिस्टम आपके पास कौन सा है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस के अंदर क्या होगा आपके सामने देखिए, इसका भी हम कैटेगराइज करके केसेस में लिख देते हैं रिजल्ट। बिल्कुल मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जिस तरह वो लिखा हुआ आपके सामने। तो अगर डिटरमिनेंट इसका ज़ीरो ना हो तो इसका मतलब होता है कि इस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है, ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। ये जो ट्रिवियल होता है इसका मतलब होता है ऑब्वियस, यानी एक चीज़ कन्फर्म हो जिस तरह हमें। तो होमोजेनियस सिस्टम का याद रखा करें, ज़ीरो सोल्यूशन जो होता है जिसमें x भी ज़ीरो, y भी ज़ीरो, z भी ज़ीरो, जिसमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं, उसे हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। तो अगर होमोजेनियस का डिटरमिनेंट a का ज़ीरो ना हो तो इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अगेन इसका भी हम केस 2 लिख लेते हैं। इसका केस 2 बिल्कुल वैसे ही लिखता हूँ मैं कि अगर इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो हो गया तो क्या होगा। अगर ज़ीरो हो गया तो फिर हम ये कहेंगे कि जो इसका सोल्यूशन है वो अब नॉन ट्रिवियल है, और नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ट्रिवियल तो होता ही होता है। फिर अगर हम ये कहते हैं डिटरमिनेंट ज़ीरो हो गया तो ट्रिवियल के साथ नॉन ट्रिवियल भी होगा और वो इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस सिंपलाइज नॉन ट्रिवियल solution exist which is infinite solution, जो कि हमेशा क्या होगा, इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। ले जी, अब हम काफ़ी हद तक बात समझ चुके हैं कि टोटल हमारे पास उसके भी 2 केसेस हैं और सेकंड केस फिर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है और इसके भी हमारे पास 2 केसेस हैं। कुछ चीज़ें आप ज़रा ऑब्ज़र्व करने के लिए आपने एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको रेफरेंस कोड किया है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो पहला केस है ये क्वेश्चन 1, 2 और 3 में आपको मिलता है। क्वेश्चन 4 और 5 इन कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है टोटल इसके 6 क्वेश्चन थे और मैंने हर क्वेश्चन के हवाले से हमने एक समरी ड्रा कर दी है कि अब हमारा MCQ किस तरह का बन सकता है, हम कैसे मैंने अटैम्प्ट करना है। अब आपके MCQ यूँ बन सकते हैं, पहले तो वो 4 इक्वेशन लिख के आपसे होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पूछ सकता है। फिर वो आपसे ये कह सकता है कि 3 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन हो लाइन, प्लेन, सर्कल, वटेवर जो भी है, तो आपने प्लेन टिक करना होगा। और अगर वो ये कह देगा कि अगर होमोजेनियस सिस्टम में डिटरमिनेंट ज़ीरो ना हो तो सोल्यूशन किस तरह का हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने बुक दी हुई है उसमें मिल जाएंगे। जब जूम पर डिस्कशन करेंगे वहाँ भी ये MCQs डिस्कस हो जाएंगे आप लोगों के। तो MCQ ये आ सकता है कि इन अ होमोजेनियस सिस्टम इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट दिस सोल्यूशन। तो आपके पास ऑप्शन होंगे ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, यूनिक, इन्फिनिट। तो आपने वो उस हिसाब से जो मैंने लिख के बताया आपने टिक कर देना है उसको। तो यहाँ तक हम बात क्लोज करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ये जो सोल्यूशन की कैटेगरीज हैं इसके हवाले से 2 तरह के सिस्टम हमारे सामने हैं, इनको हम 2 डिफरेंट नेम से जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि वो चीज़ सोल्यूशन के रिस्पेक्ट से भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो इसमें हमारे पास कुछ सिस्टम हैं जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखें डेफिनेशन आ जाएगी इसकी। पहले नंबर 1 कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम
ये मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लें, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा और लिख भी लें इसको अपने पास। तो मैं शुरू करता हूँ डेफिनेशन। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, a system of equations in which at least one solution exists, at least one solution exists is called consistent system। यानी क्या मीनिंग हुआ कि जिस सिस्टम का कम अज़ कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, वो इनमें से कोई भी हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, कोई भी। अगर कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। इन्फिनिट सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन या ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। तो अब आप देख सकते हैं कि जो होमोजीनियस सिस्टम है, इसका दोनों केसेस में या ट्रिवियल होता है या नॉन ट्रिवियल होता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जबकि इसका एक केस ऐसा है कि जिसमें आपको सोल्यूशन नहीं भी मिलता। इसका मतलब होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, यानी इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो ट्रिवियल हो चाहे वो नॉन ट्रिवियल हो। तो दूसरा जो सिस्टम है हमारे पास, उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा, अब हम आते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम की तरफ। इनकंसिस्टेंट सिस्टम वो वाला होता है आपके पास कि जिसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। मिसाल के तौर पे देखें, जैसे और क्या पंगे ले रहा है इसके साथ, तो ये यहाँ से ये करना यार, ये इसने थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया, हिला दिया ज़रा कैमरा। 1 2 3 रेडी, आप शुरू करें। अब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम की। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। आप ये कह सकते हैं कि जब सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे ये केस आपके सामने है जिसमें हमने कहा था कि नो सोल्यूशन है, तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम का जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है तो उसका एक केस होता है सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करना। तो इस केस को हम कहते हैं ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो मैंने यहाँ फिर रिपीट करता हूँ, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन विच देयर इज़ नो सोल्यूशन इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक होगी बात जी, ये यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं रैंक के हवाले से। समटाइम ये जो सोल्यूशन की कैटेगरीज हैं आप लोगों की, ये वो रैंक की फॉर्म में आपसे पूछ लेता है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है आपको समझाना कि रैंकिंग का इसके साथ क्या लिंक बनता है। आप लोगों ने अगर इसी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 किया हो तो उसमें आप एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया करते थे, जिसको आप एचेनन फॉर्म और रिड्यूसन फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम को सॉल्व किया करते थे। मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3.5 का, जिसमें आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया करते थे। और आपको याद होगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हुआ करता था, इसको हम डिनोट किया करते थे ए और सबस्क्रिप्ट में बी लिखा करते थे। सबस्क्रिप्ट में बी लिखने का पर्पज़ ये था कि ये जो राइट हैंड साइड पे बी लिखा होता है, ये असल में इसकी रिप्रेजेंटेशन है। हम अगर कैपिटल बी लिखें तो एक मिसकंसेप्शन का एलिमेंट बनता है कि दोनों शायद मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर हम स्मॉल बी को ऊपर लिखते हैं तो उसका मतलब ये था कि कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबस्क्रिप्ट पे रखने का मतलब है कि ए के साथ बी को अटैच करना होता है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैट्रिक्स ए के अंदर ही हम पार्टीशन ड्रा करके बी लिख दिया करते थे। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। और जो ए सिंपल होता है, इसको याद होगा हम कहा करते थे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसके अंदर कोफिशिएंट हुआ करते थे और वो था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इन दोनों को लिंक बना के कुछ चीज़ें हमने सॉल्यूशन के हवाले से दोबारा डिस्कस कर लेनी है। तो मैं आप लिखता हूँ आप लोगों के सामने, देखें, इसको आप नोट बना के लिख लें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहली बात ये लिखें आप कि इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ए का रैंक और ए बी का रैंक, ऑगमेंटेड का और ए का अगर सेम हो जाए और यही इक्वल हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी, यानी 3 वेरिएबल्स हैं या 2 जितने भी हैं, तो ये इस बात को शो करेगा कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये इस बात को शो करेगा। यानी ये वाली जो बात है हमारी, वो रैंकिंग की फॉर्म में इस तरह डिस्क्राइब होती है। नंबर 2,
अगर रैंक ऑफ बी के तो बराबर हो, रैंक ऑफ ए बी के सॉरी, बट ये लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इस बात का मतलब होगा कि सिस्टम का सोल्यूशन है तो सही लेकिन वो इन्फिनिट सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है ये हम कहेंगे इन सच अ केस इन्फिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट। और आखिरी केस है आपके पास जिसमें हम ये कहेंगे कि इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन रैंक ऑफ ए बी। ये आखिरी केस ऐसा है कि अगर ए का रैंक ए बी से लेस हो गया, अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स की हम बात ही नहीं कर रहे जितने भी हों, ये अगर लेस हो गया तो ये इस बात को शो करेगा कि सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, जिसको हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। अब आपकी जो मैंने बुक आपको दी है उसमें आप लोगों के सामने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े होंगे जिसको आपने रैंकिंग की बेस पे टिक करना था। अब एक क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं कि अगर हमें सोल्यूशन फाइंड करने का कहा जाए तो कितना जल्दी हम सोल्यूशन को पिक कर सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर हमारा क्लोज होता है। यहाँ पे ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा आप लोगों के सामने और इसमें एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, चूँकि इसके राइट साइड पे नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं और आपने बताना है कि इसका सोल्यूशन कौन सा होगा। अब आप जानते हैं कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है वो हैं हमारे पास, या हम मैट्रिसेस को यूज़ कर सकते हैं, इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं, या हमारे पास क्रैमर्स रूल है, और या फिर हमारे पास एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म वाला मेथड है जो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू करते होते हैं। लेकिन यहाँ उनमें से कोई भी मेथड एमसीक्यूज़ में नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको सॉल्व करके सोल्यूशन की तरफ जाएं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास साइमल्टेनियस सोल्यूशन भी एक मेथड है, लेकिन ये सारे मेथड इतने लेंथी हैं कि हमने एमसीक्यूज़ को विद इन 10 to 15 सेकंड्स अटैम्प्ट करना होता है, और ये ऐसे मेथड हैं कि ये आपके तकरीबन 5 से 7 मिनट लगा देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं कि एंटी-टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह डील करते हैं और क्या इसकी शॉर्टकट टेक्निक हमारे पास हो सकती है। तो आप याद रखें, जिस तरह डे 1 जब हमारा लेक्चर था पहला एंटी-टेस्ट का, तो मैंने आपसे कहा था कि एमसीक्यूज़ 4 तरह के होते हैं, जिनमें स्ट्रेट सॉल्व, बैक सॉल्व, एलिमिनेशन और उसके बाद इन्फॉर्मेशन बेस कहा था आपसे मैंने। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो स्ट्रेट सॉल्व करना मुश्किल है, फिर इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम बैक सॉल्व करेंगे। बैक सॉल्व क्या होता है कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें जो अंदर वाली ब्रैकेट है इसमें 1 1 1 लिखे होने का मतलब है कि फर्स्ट वेरिएबल यानी x1 भी 1 है, x2 भी 1 है और x3 भी 1 है। तो आप ये सारे ऑप्शन बारी बारी यहाँ प्लेस करके देखें, और ये सब में प्लेस नहीं करने, पहले सिर्फ कोई एक इक्वेशन चूज़ करें। जैसे मैं ये इक्वेशन चूज़ करता हूँ और आप ये तीनों नंबर्स यहाँ पुट करें। देखें आप यहाँ 1 पुट करें, क्या आएगा 1 + 4 × 1 4, 4 + 1 5 हो गया, और 5 + 2 × 1 यानी 5 + 2 7 हो गया। जबकि इधर क्या लिखा हुआ है, तो इसके पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड पे 7 और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है 2, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये जो सोल्यूशन आप ये पुट करके देखते हैं। यहाँ 2 पुट करें, 2 प्लस यहाँ 1 पुट करें, 2 + 4 6, 6 + 0 ये हो गया 6, जबकि राइट पे क्या लिखा हुआ है 2, ये भी इक्वल नहीं है। देखिए कितना टाइम लग रहा है, हार्डली 5 सेकंड लग रहे हैं एक ऑप्शन चेक करने में। अब ऑप्शन 3 की तरफ आते हैं, 2 1 - 2। आप यहाँ 2 पुट करें, ये 2 हो गया, यहाँ 1 पुट करें, 4 × 1 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, और ये -2 यहाँ पुट करें तो -2 × 2 करें तो ये आ जाएगा आपके पास -4। यहाँ पे आ गया -4, जबकि वहाँ पे क्या था 6। तो ये देखें 6 - 4 कितना हो गया 2, तो 2 = 2। इसका मतलब है ये वो 3 वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 की कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब अगर बाकी 2 ने सॉल्व सेटिस्फाई नहीं किया और इसने किया तो इसका मतलब है यही हमारा सोल्यूशन है। आप सिर्फ अपने तसल्ली के लिए यही वैल्यूज़ एक आध और इक्वेशन में पुट करके देख लिया करें ताकि थोड़ा सा आपको सोल्यूशन कंफर्म हो जाए। जैसे मैं अगर 2 1 - 2 लास्ट वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ये देखें 2 3 = 6 और 1 यहाँ पुट करें तो 2 1 = 2, 6 + 2 8, और ये -2 यहाँ पुट करें 2 2 = 4, तो 8 + 4 = 12, तो 12 = 12। जो फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रही है वो थर्ड को भी कर रही है। तो वैसे एक इक्वेशन एक रिजल्ट सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो अपनी तसल्ली के लिए आप किसी और इक्वेशन में भी वो पुट करके देख सकते हैं।
अच्छा, लास्ट वाला वैसे आपको उसमें याद हूँ 000 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। याद रखा करें कि ट्रिवियल सोल्यूशन जो होता है वो सिर्फ होमोजीनियस का हो सकता है, होमोजीनियस के अलावा ये कभी किसी का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो ये वाली ऑप्शन तो हम चेक भी नहीं करेंगे ताकि इसमें हमारा टाइम ज़ाया ना हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी ऑप्शन। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है ये वाला ख़त्म होता है। अब हम चैप्टर 4 जो है उसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास लेक्चर का थोड़ा सा टाइम रहता है उसमें शुरू करते हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो थोड़ा सा टाइम बच गया था मैंने कहा तो उसमें शुरू करेंगे हम। चैप्टर 4 जो है इसको हमने पढ़ना है एंटी टेस्ट के हवाले से, और इसमें जो मेन टाइटल है इसका वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। फिर जो इसके बाद हम आगे जाके देखेंगे कुछ और चीज़ें भी इसमें आएंगी, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही रहेगा। तो थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे सिंपल वे आप याद रखें कि हम ये कहते हैं कि कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप देखिए मैंने लिखा है ax² + bx + c, और अगर मैं इक्वल टू 0 करूँगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस वक्त बनेगी अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हुआ तो यूँ लिख लेते हैं कि इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन ax² + bx + c = 0 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको मज़ीद जो है ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि आप ये 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फर्दर आप इतना याद रखें कि जल्दी में आप लोग कुछ गलतियां कर सकते हैं, वो नोट कर लें। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसको कहेंगे इक्वेशन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ यूँ लिखी हो ax² + bx + c और कोई इक्वालिटी का साइन इसमें ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। दिस सिंपलाइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऐसे मतलब आप ये समझ लें कि सेंटेंस को कह रहे होते हैं जिसके साथ कोई साइन इन यूज़ ना हो, ना लेस का, ना ग्रेटर का, ना इक्वल का। तो अब हम आते हैं तीसरी बात के ऊपर, और अगर यही y की इक्वल करके लिख दिया जाए, अब y के इक्वल करके लिखने का मतलब है कि ये दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बन गया x और y का, तो फिर हम कहते हैं कि ये अब क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें होती हैं जो आपको समझाना ज़रूरी होती हैं। अक्सर आप लोग इन चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये तीन चीज़ें होगी हमारे पास। इन तीनों में एक बात याद रखनी है कि लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी नॉन ज़ीरो, तब हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम यूँ भी कहते हैं कि आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं बात को। अब कुछ बातें नोट बना के लिख लें। ये कुछ कैटेगराइजेशन है जो हमें 9th 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा उसको रिवाइज़ करवा देता हूँ आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये याद रखें कि अगर a नॉन ज़ीरो है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इसमें, और b 0 हो जाए, यानी x का कोफिशिएंट 0 हो जाए किसी इक्वेशन के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक है। प्योर क्वाड्रेटिक मीन कि इसमें सिर्फ डिग्री 2 वाली टर्म होगी, बस वेरिएबल टर्म जो है। और दूसरी बात ये याद रखिए कि अगर a 0 हो जाए और b नॉन ज़ीरो हो, तो फिर हम कहेंगे अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रही, अब ये क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो ये कुछ बस इंफॉर्मेशन हमने रिवाइज करनी थी। अब हम आते हैं कि एंटी टेस्ट के लेवल पे हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये आप सारे जानते होंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, वो लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं। वैसे अगर हम बेसिक चीज़ें रिवाइज़ करें तो लिख लेते हैं कि देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनके जस्ट नाम लिख लेते हैं, उसमें फ़र्दर डेप्थ हमें नहीं चाहिए उसकी। तो जो मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। पहला मेथड हमारे पास होता है बाय, जो आसान तरीन मेथड है, इसका ईजी होता है आप लोगों के लिए, बाय फैक्टराइजेशन। फिर दूसरा हमारे पास होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा फिर हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला।
ये तीन हमारे पास इसके बेसिक मेथड्स हैं। यहाँ आप याद रखें कि एंटी टेस्ट के अंदर कभी भी हमने मेथड अप्लाई करके सॉल्व नहीं करना होता, हमें शॉर्टेस्ट वे ढूंढना होता है सोल्यूशन फाइंड करने का। ये सारे मेथड सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हैं। फर्दर मोर आपने जो बात क्वाड्रेटिक फंक्शन के हवाले से याद रखनी है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है जब इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसका ग्राफ किस तरह का बनता है। तो वो भी मैं यहाँ लिखता हूँ नोट बना के इस बात को। आप ये देखें द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोलिक। इसका जो ग्राफ होता है ये पैराबोलिक होता है। अब पैराबोला एक ख़ास किस्म का ग्राफ होता है। ये शायद लेक्चर 1 में थोड़ा सा इसका आपने आइडिया लिया था। यहाँ मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर y इज़ इक्वल टू ax² प्लस bx+c है, और डेफिनेटली क्वाड्रेटिक में a 0 तो नहीं होता, हमने पहले कहा हुआ है, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज, या ये नेगेटिव होगा या ये पॉजिटिव होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो हमारे पास और इसमें a जो है ये लेस देन 0 नेगेटिव हो, तो जो ग्राफ बनेगा एक्स वाई प्लेन में वो ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, यानी पैराबोला की जो शेप है वो डाउनवर्ड ओपन हो रही होगी। तो पैराबोला एक कर्व होती है जिसको फिजिक्स में आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होते हैं तो तब आप कहते हैं कि जो इसका पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक होता है। तो ये उस तरह का ग्राफ हो गया। अच्छा, अगर ये तो हो गया इसका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि अगर y इज़ इक्वल टू ax² प्लस bx+c में हम ये कहते हैं कि a लेस देन के बजाय ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ये जो ग्राफ होगा ये अपवर्ड ओपन हो जाएगा, यानी फिर पैराबोला जो है होगा वो उसे हम कहेंगे ये अपवर्ड ओपन हो रहा है। तो दो केस आपके बनेंगे जब आप x में रखेंगे क्वाड्रेटिक, और अगर आप y में क्वाड्रेटिक रखें इक्वेशन को तो फिर यही पैराबोलाज राइट और लेफ़्ट पे ओपन होंगे। चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो हैं ही आपके x के, तो इसलिए हम x वालों को ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर हो गई है, अब आप एक थोड़ी सी बात MCQs के हवाले से याद रख लें। वो ये है, ये आपके पास जो फेडरल बोर्ड के पेपर हैं उसमें एक MCQ आया था, और ये इतना अच्छा MCQ है कि ये एंटी टेस्ट के लेवल का था, तो इसलिए ये आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। उससे पहले आप थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ एक बात कि जब हम ये कहते हैं कि पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है, लेट्स से ये XY प्लेन है, यहाँ ओरिजिन कर लेते हैं। पैराबोला जब अपवर्ड ओपन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो ब्रांच है, ये जो इसकी लिमिट्स होती हैं, एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये चलती जा रही होती हैं, और ये ब्रांचेस जो हैं वो अप टू प्लस इन्फिनिटी होती हैं। और ये अगर देखें तो ये असल में y की वैल्यू होती है, और y असल में देखा जाए तो फंक्शन के बराबर होता है। तो y की वैल्यू का मतलब है फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की ये जो ग्राफ जिसका ऊपर की तरफ बन रहा है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी अनडिफाइंड है, जबकि इसका जो लोअर पार्ट देखें अगर आप, तो ग्राफ इससे नीचे नहीं जा सकता। अब इसके सामने कोई ना कोई y की वैल्यू तो होगी, और वो डिफाइंड वैल्यू होगी। इसका मतलब जब पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता है, अपवर्ड ओपन होता है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह जब पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा तो अब आप देख सकते हैं अब इसकी लोअर लिमिट की कोई रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं नीचे, ब्रांचेस एक्सटेंड करते जाए तो ये कहाँ तक जा सकती हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब इसका मतलब है कि इस पैराबोला की जो लीस्ट वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि वो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, आप उसको फाइंड नहीं कर पा रहे। जबकि इसकी जो अपर मोस्ट वैल्यू है वो नज़र आ रहा है कि जब यहाँ से ग्राफ टर्न कर रहा है, इसी ऊपर नहीं जा रहा, तो इसके सामने कोई ना कोई y की वैल्यू तो होगी। तो वो जो y की वैल्यू होगी वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये जो है ये कौन सी है, इसकी मिनिमम। आप इन दोनों बातों को मिला के देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जब पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड, मिनिमम डिफाइंड होती है, यानी मिनिमम एग्जिस्ट करती है। और जब पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है तो मैक्सिमम डिफाइंड होती है, मिनिमम अनडिफाइंड हो जाती है। अब मैं इन दोनों बातों को समझाने के बाद आपके सामने जो फेडरल बोर्ड का MCQ था वो लिखता हूँ, और अच्छा MCQ है वो, उसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, वो दोबारा भी कहीं आप कैंडिडेट टेस्ट में भी आ सकता है, तो लिखते हैं उसको। अच्छा जी, अब हमने MCQ लिख दिया।
और ये डिटेल आपको समझाने के बाद आप इस MCQ का आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन एग्जिस्ट इफ़, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी। अब यूजुअली स्टूडेंट्स को अगर ये वाला आइडिया ना हो तो उनके माइंड में ये बात आती है कि चूँकि मैक्सिमम की बात हो रही है तो मैक्सिमम के केस में स्टूडेंट्स के माइंड में आमतौर पे ए ऑप्शन आ रहा होता है। वो समझते हैं कि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हालांकि ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि जब पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है तो ये वो केस होता है जब ए पॉजिटिव हो, और ए जब पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब ए पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और जब पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है जैसे ये बताया आपने, तो इस वक्त आपके पास ए लेस देन 0 होता है। ए लेस देन 0 होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं कि वो कब एग्जिस्ट करेगी तो हमारा ऑप्शन होगा ए लेस देन 0, क्योंकि ए लेस देन 0 होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। डाउनवर्ड होने की वजह से उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी होने की वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह ये अगर यूँ आ जाता है कि मिनिमम वैल्यू बताएं तो मिनिमम तब होगी जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस MCQ के बाद हम जो फर्दर काम है थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं। अब आपको ये आइडिया जो है पूरी तरह क्लियर हो जाता है। अब इसके रेलिवेंट कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये कर लेते हैं कि कुछ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो 4.1 एक्सरसाइज है आपकी, उससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये MCQs के वाले से हमारा चैप्टर 4 जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाए यहाँ से। तो 4.1 एक्सरसाइज के अंदर आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने के 3 मेथड थे वो लिखे हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। तो उनमें से 2 क्वेश्चन हम पिक कर लेते हैं ताकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसको फाइंड करने की कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स पढ़ सकें। तो मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस लिखवाता हूँ। इस तरह के 8 से 10 केसेस ऐसे हैं आपके इस पूरे कोर्स में कि जिनमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बग़ैर सॉल्व किए उसका आंसर बता सकते हैं। तो एक केस में लिखता हूँ आप लोगों के सामने। इसको MCQ बना के लिख लेते हैं हम ताकि हमें ये आइडिया क्लियर हो इसका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने बताना है सॉल्यूशन सेट ऑफ L माइनस एम इंटू एक्स स्क्वेयर m माइनस n इंटू एक्स और n माइनस एल इज़ इक्वल टू 0। तो आप सारे लोग जानते हैं कि ये अगर सॉल्व किया जाए तो फैक्टर इसके नहीं बनेंगे हमसे, और ना ये फैक्टराइज अगर नहीं हो रहा तो फिर इसको हम 2 ऑप्शन और हमारे पास बचते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का और कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी काफ़ी टफ होगा इसमें, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो फिजिबल है और वो है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं तो आप देख लें कि हर एक टर्म बाइनोमियल है, L माइनस एम, M माइनस n और n माइनस एल। तो इन सारों के अंदर एक चीज़ आपको जो कंफ्यूज करेगी या जो आपकी कैलकुलेशन को मुश्किल बनाएगी वो इनके स्क्वायर्स और इनका प्रोडक्ट है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप b² माइनस 4ac फाइंड करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन इस तरह से। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर सॉल्व किया जाए तो कम से कम ये आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर हम एक टेक्निक समझ लें, एक शॉर्टकट समझ लें जो कि एंटी टेस्ट के अंदर काम ही शॉर्टकट्स का होता है, तो आप यही क्वेश्चन विद इन 4 to 5 सेकेंड्स कर लेंगे जो 4 से 5 मिनट का क्वेश्चन था। तो शॉर्टकट आप ये याद रखें, यहाँ रीज़न आपको कोड करके बताता हूँ कि अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर यानी ax² प्लस bx प्लस c कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसके अंदर तीनों जो कांस्टेंट्स हैं इनका सम 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो बग़ैर सॉल्व किए आप लिखेंगे 1 और c डिवाइडेड बाय a। ये बड़ा सिंपल और बड़ा इफेक्टिव शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट के लिए मैं इसके नीचे छोटी सी एग्जांपल बनाता हूँ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको लिखवाऊंगा। देखें फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड करना है। कोई इक्वेशन ले लेते हैं x² माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन लिखी है मैंने आपके सामने और मैं आपसे कहता हूँ मुझे इसके जल्दी से सॉल्यूशन सेट बताएं। तो ये शॉर्टकट देखें यहाँ अप्लाई हो रहा है। a है हमारे पास 1 है, x² का कोफिशिएंट, b माइनस 3 और c कितना है 2, तीनों को ऐड करें 0 आंसर आ रहा है। तो अब समझ आ गया हमें कि अगर इसका मैं सॉल्यूशन सेट लिखूँगा
तो ये बनेगा 1 और c डिवाइडेड बाय a, यानी 2/1, तो ये भी कितना आ जाएगा 2। तो आपने बगैर सॉल्व किए इसका आंसर लिख दिया। अब देखें क्या यही शॉर्टकट यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो ये बड़ा क्लियर है। देखें ये आपके पास a है, ये आपके पास b और ये आपके पास c है। आप इन तीनों को ऐड करें, l माइनस एल से कट जाएगा, m माइनस एम से और n माइनस एम से, तो 0 हो रहा है। ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब इसका भी सोल्यूशन हम एक स्टेप में लिख सकेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आंसर, देखें इसका आंसर हमारा बना सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इसका एक रूट हो गया 1 बाय शॉर्टकट मेथड और दूसरा होगा c डिवाइडेड बाय a, क्योंकि ये a है, ये b और ये c है, तो ये बन जाएगा n माइनस एल डिवाइडेड बाय l माइनस m। इस तरह से हमारा जो है वो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने किया जिसमें हमने एक शॉर्टकट ट्रिक यूज़ की है। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स हमारे पास इधर हैं जो हम चैप्टर 4 में यूज़ करते हैं। जो हम आगे चलते जाएंगे इस चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। कुछ आपको जूम की जो लाइव डिस्कशन है उसमें बताऊंगा मैं, और इसके साथ साथ जो आपको एंटी की बुक्स दी गई हैं उनके अंदर बहुत सारे MCQs मैंने रखे हुए हैं। जब आप वो पढ़ते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, तो फिर आप जूम पे जो लाइव क्लास होती है उसमें हमसे पूछते हैं, तो उसमें फिर हम आपको ये साथ साथ क्लियर करवाते जाते हैं। तो इनिशियली मैंने ये, चूँकि टाइम कम है, मैं एक शॉर्टकट से बता रहा हूँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व तो हमने कर लिया है, अब अक्सर ये होता है कि जो इसका ग्राफ है उससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और फिर ग्राफ से रेलेवेंट जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ग्राफ क्या शो करता है और उसकी जो रूट्स होते हैं वो क्या शो कर रहे होते हैं। तो देख लें, आप देखें, आप सारे जानते हैं कि अगर y इज़ इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये मैंने आपको डे 1 बताया था, जो इसके लेक्चर के साथ जो पहला जब चैप्टर 4 का स्टार्ट किया था हमने, तब मैंने आपको बताया था कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोलिक होता है। इसका मतलब या पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा या पैराबोला डाउनवर्ड। तो सपोज करते हैं a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन हो गया, ठीक होगी बात। अब इसके साथ साथ ये अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू 0, तो जिस तरह ये शो कर रहा है एक पैराबोला को, और ये अगर देखें तो y इज इक्वल टू 0 आप सारे जानते हैं किस चीज़ को शो करता है, ये शो करता है x एक्सिस को, क्योंकि x एक्सिस की पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है। और आप लोग सेकेंड ईयर करके आए हुए हैं, एंटीटेस्ट की ज़ाहिरी बात हम क्लास ये पढ़ रहे हैं, तो आप लोग चैप्टर 4 में ये पढ़ा हुआ है कि y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस को शो करता है और x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस को शो करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक x एक्सिस की इक्वेशन है और ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस पैराबोला को यानी इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करें, तो जब भी हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को सॉल्व करने का मतलब है कि पैराबोला और x एक्सिस की इंटरसेक्शन कहाँ बनती है। तो मुझे एक बात बताएं, ये हम कहते हैं कि x एक्सिस की लाइन है, ये लेट्स से y एक्सिस की लाइन कर लेते हैं, यहाँ ओरिजिन है। अब ये लाइन हमारे पास है x एक्सिस की, जिसको हमने कहा है y इज इक्वल टू 0, और ये जो ग्राफ है ये किसका है, पैराबोला का। तो लॉजिकली अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। आप क्या करें कि आप इसको कह दें लेट्स से इक्वेशन 1 और इसे कह दें इक्वेशन 2। अब मैं आपसे कहता हूँ यूजिंग, जब हम सॉल्व करते हैं तो हम बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं, जिनमें से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूट करना। तो मैं y को 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, या आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो यूजिंग 2 in 1, या यूँ कह लें कंपेयरिंग 1 and 2, y0 जब यहाँ पुट करूँगा देखें क्या बनता है। सो 1 implies ax² प्लस bx प्लस c, पहले इक्वल टू y था, अब चूँकि y 0 कर दिया तो अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये आप यहाँ से जो सुन रहे हैं आप लोग बात, आपको ये बात क्लियर हो गई है कि ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने का मतलब ये होगा कि पैराबोला और x एक्सिस किन किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन बना रहे हैं, यानी कहाँ कहाँ x एक्सिस को पैराबोला मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। तो बल्कि ये एग्जांपल हमारे सामने लिखी हुई है, इसी को हम कोड कर लेते हैं। ये जो एग्जांपल है, मैं कहता हूँ कि ये आपके पास है y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2।
तो आपने बताना है कि ये जो पैराबोलिक फंक्शन है क्योंकि y के इक्वल रखा हुआ है, ये वाला जो पैराबोला है ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ x एक्सिस को मीट कर रहा है। तो इसका मतलब है आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको ज़ीरो पुट करें तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करने का जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलना था 1,2। तो एक x की वैल्यू क्या आएगी 1 और एक x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ग्राफ है ये x एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अब हम इसको प्रॉपर ग्राफ बना के शो कर देते हैं ताकि आपको ये बात और क्लियर हो जाए। देखें ये XY प्लेन बना लेते हैं, यहाँ हम कहते हैं ओरिजिन है, यहाँ x की वैल्यू यूँ कर लेते हैं। ये ग्राफ था पैराबोला का। अब मैंने ऐसे क्यों बनाया है? क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। तो लास्ट जो हमने इससे पीछे काम किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है। तो पैराबोला अपवर्ड ओपन है और ये जो दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये है x इज़ इक्वल टू 1 और ये है x इज़ इक्वल टू 2। तो अब जो स्टूडेंट्स से सुन रहे हैं बात, आप लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि 9th से 8th क्लास से आप 9th क्लास से जो काम करते आ रहे हैं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हम x एक्सिस की और उस ग्राफ की इंटरसेक्शन देख रहे होते हैं। तो जो दो रूट्स हमारे सामने आते हैं वो दो रूट्स ये बता रहे होते हैं कि x एक्सिस को ये ग्राफ किस जगह पे मीट कर रहा है। अब ये भी आप सारे जानते हैं कि कभी इसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, कभी इसके रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होते हैं, और कभी इसके रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं। तो अभी जो केस है वो रियल और अनइक्वल रूट्स का है, जिसको डिस्टिंक्ट रूट्स कहते हैं। अगर इसके दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो ये पैराबोला x एक्सिस को टच करता, और अगर इसके दोनों रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होते तो ये पैराबोला x एक्सिस को कहीं भी मीट ना करता। ठीक होगी बात भी? अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर है तो मैं इसका एक और MCQ आपको बना के देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और भी इसको हम डिस्कस कर लें। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा है। इस तरह भी मैंने कहा है कि अगर हम ये देखें तो इसके 3 केसेस बन सकते थे, या ये 2 जगह कट करेगा, या ये एक जगह जस्ट टच कर रहा होगा, या फिर ये कट भी नहीं करेगा और टच भी नहीं करेगा। तो अभी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ टेंजेंट टू x एक्सिस। अब टेंजेंट टू x एक्सिस का मतलब क्या होता है कि कौन सा ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है। ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। तो टच करने का मतलब क्या होगा? टच करने का मतलब ये होगा, जैसे ये देखें कि यह इस तरह से ग्राफ आ रहा है और ये सिर्फ x एक्सिस को टच करेगा, यानी कि एक ऐसी x की वैल्यू होनी चाहिए कि जिस वैल्यू पे ये ग्राफ x एक्सिस को मीट करे, जिसको हम अगर सादा अल्फाज में कहें तो हम ये कह सकते हैं रूट्स रियल और इक्वल होने चाहिए। अब आप जानते हैं कि रूट्स रियल और इक्वल होने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। तो आप एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इन सारी इक्वेशंस में से हर इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। जिसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ रहा है आप उसको टिक करेंगे कि उसके रियल और इक्वल रूट्स आएंगे और वो ग्राफ x एक्सिस पे टेंजेंट होगा। और अगर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने में चलें आपका सपोज़ हर एक के ऑप्शन पे आपके 5-5 सेकंड लगेंगे और आप फ़ौरन ट्रेस कर लेंगे इस बात को। तो आप अगर ऑब्ज़र्व करें, इससे भी एक सिंपल मेथड, इससे भी शॉर्टकट मेथड हमारे पास ये है कि हम इन सारे ग्राफ को ऑब्ज़र्व करते हैं। जो ग्राफ परफेक्ट स्क्वायर बना रहा होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा। तो देख लें, मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि x-1 होल स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ऑप्शन, इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और परफेक्ट स्क्वायर बनने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है। अब अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे आप लोग, तो आपके पास 2 रूट्स सेम आएंगे, ये देखें। और वो 2 रूट्स सेम कौन से आएंगे? x इज़ इक्वल टू 1,1, दोनों फैक्टर जो कि सेम बनेंगे, x-1 तो रूट कौन से आ गए? रियल और इक्वल। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है अगर इसको प्रॉपर बनाया जाए तो यूँ कह लें कि ये अगर ग्राफ था और ये x एक्सिस की लाइन थी, तो ये ग्राफ x इज़ इक्वल टू 1 पे x एक्सिस को टच करता है। इसका मतलब है ये ग्राफ x इज़ इक्वल टू 1 पे x एक्सिस पे टेंजेंट है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ टेंजेंट है, कौन सा कट कर रहा है और कौन सा टच या कट नहीं कर रहा। जिसके रूट्स इमेजिनरी होंगे वो x एक्सिस को कहीं भी टच या कट नहीं करेगा। तो ये इस तरह से हमने ग्राफिकल 1-2 MCQs किए, बाकी जो हैं वो जूम की डिस्कशन पे और जो आपकी बुक्स आपको मिली हुई हैं उस पर आप देख सकेंगे।
अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। मैंने और रखा है उसी टेंजेंट के हवाले से ही, ताकि जो पहला हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें हमने बताया कि कहाँ पे वो टेंजेंट है, वो एक्स की वैल्यू आपने बतानी थी। अब हम पूरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। जनरल मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। जनरली हम क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ दिस। अब ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है और ये जनरली जो इक्वेशन लिखी होती है वो पूरी लिखी हुई है ABC के साथ, यानी इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है 1 2 3 वगैरह जो भी हो। हमने बताना है कि ये टेंजेंट कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। ये 4 आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि टेंजेंट उस जगह पे होता है जहाँ पे आप ये देखें कि इसके रूट्स रियल और इक्वल हों, और आप ये भी जानते हैं कि रियल और इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो आप देखें मेरे पास x की वैल्यूज़ क्या आएंगी, चेक करें। x की वैल्यूज़ मेरे पास आनी है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो जब आप ये कहते हैं कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसके वो रूट देखना चाह रहे हैं जो रियल और इक्वल हों, तो कन्फर्म बात है कि इसमें b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0। चूँकि आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रियल और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। जब आप इसको 0 पुट कर देंगे, ये रीज़न कोड करें, तो देखिए ये 0 होने के बाद सिर्फ क्या रह जाएगा, x सिर्फ बच जाएगा -b/2a। इसका मतलब है सिर्फ एक वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बात समझ आ गई कि हमारा जिस जगह पे ये पैराबोला एक्स को टच कर रहा होगा, टेंजेंट होगा, वहाँ x की वैल्यू क्या होगी, -b/a। अब चूँकि ये सारे पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, x भी लिखा हुआ और y भी लिखा हुआ है, तो -b/2a वाला, ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो अब हम कंफ्यूज हैं कि कौन सा चूज़ करें। अब हमें y भी देखना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, याद रखें आप लोग कि जब भी हम ये कहते हैं कि पैराबोला x एक्सिस को टच कर रहा हो या कट कर रहा हो, तो वहाँ पे y 0 होता है। तो ये कंफर्म बात है कि y क्या होगा, 0। तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें x -b/2 है और y क्या हो, 0। देख लें ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं अगर ग्राफिकली शो करूँ, तो जब भी ग्राफ के साथ आपने क्या करना है कि अगर ये पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो x एक्सिस का और इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है वो ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो इस तरह से हमारा जो लेक्चर आज का था ये ख़त्म होता है। बाकी चैप्टर 4 का रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।